चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। बेकाबू होकर पलटा ट्रक, 4 की मौत, मृतकों में 3 महिलाएं, 25 घायल। बस्तर में बाजार से लौटते समय हादसा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ट्रक पलटने से उसमें सवार 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। सभी बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक बेकाबू हो गया। इस हादसे में 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया है। हादसे के बाद सुरक्षा बल के जवान भी मौके पर मदद करते दिखे। मामला डरभा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ये सारे ग्रामीण चांदा मेटा के हैं, जो बाजार करने के लिए ट्रक 407 में कॉलिंग गांव आए हुए थे। इसी दौरान टर्निंग पॉइंट में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि ट्रक में सवार ग्रामीण काफ़ी दूर तक गिर गए। वहीं 3 महिला और 1 पुरुष को गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। 108 की मदद से सभी ग्रामीणों को दिमरापाल मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रायपुर में बदमाशों को मुर्गा बनाकर पट्टा मारा। एसएसपी ने 100 बदमाशों की लगाई क्लास। दर्द में उछलते चिल्लाते दिखे, उठक बैठक भी लगवाई। रायपुर एसएसपी ने बदमाशों को थाने बुलाकर जमकर क्लास लगाई है। पुलिस ने बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराई। बदमाश भी यह सोचकर थाने पहुंचे कि डांट फटकार सुनने के बाद चलते बनेंगे, लेकिन इस बार बदमाशों को पुलिस पत्ते से पीटते दिखी। साथ ही बदमाशों को मुर्गा भी बनाया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल शनिवार को पुलिस ने अलग अलग इलाके के करीब 100 बदमाशों को थाने तलब किया। जिसने आने में आनाकानी की, उसे गाड़ी में जबरन भी लाया गया। ये वो बदमाश है जो अपने अपने इलाके में चाकूबाजी, मारपीट और दबंगाई के लिए बदनाम हैं। पहले तो करीब 100 बदमाशों को गंज थाना स्थित एंटी क्राइम यूनिट में इकट्ठा किया गया। इसके बाद रायपुर के नवनियुक्त एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बदमाशों से एक एक कर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछा। फिर बदमाशों को क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर अलग अलग किया गया। हत्या के प्रयास, चाकूबाजी जैसे गंभीर मामलों के आरोपियों को अलग खड़ा किया गया और उन्हें मुर्गा बना दिया गया। नए डीजीपी का नाम लगभग फाइनल। रेस में देव सबसे आगे। यूपीएससी से आया लेटर, जल्द जारी होगा आदेश। सीक्रेट प्रपोजल में आईपीएस हिमांशु भी। छत्तीसगढ़ पुलिस के नए डीजीपी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी 2025 को पूरा होने वाला है। जुनेजा का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम शॉर्ट लिस्ट करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को गोपनीय प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में डीजीपी की रेस में सबसे अरुण देव और पवन देव का नाम चल रहा है। बताया जा रहा है कि अरुण देव के लिए प्रदेश के नेताओं की लॉबी लगी हुई है। वहीं पवन देव के लिए बिहार के राजनेता लॉबी कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक छत्तीसगढ़ पुलिस का मुखिया होगा। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के नए डीजीपी के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है। गृह विभाग के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सीएम सचिवालय से फाइल 20 दिन पहले यूपीएससी को भेजा गया था। यूपीएससी में प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से लेटर राज्य सरकार को आ गया है। राज्य सरकार के जिम्मेदारों ने यूपीएससी से आय पत्र पर अंतिम निर्णय लगभग ले लिया है। अब जल्द इसको सार्वजनिक किया जाएगा। सूची में शामिल अफसर वर्तमान में यहाँ पदस्थ हैं। डीजी पवन देव विशेष महानिदेशक पुलिस आवास निगम है। डीजी अरुण देव गौतम महानिदेशक होमगार्ड के रूप में पदस्थ हैं।
डीजी हिमांशु गुप्ता प्रदेश के जेल प्रशासन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी की रेस में शामिल अफसरों की प्रोफाइल। डीजीपी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह है निर्देश। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला राज्य या डीजीपी नियुक्तियों के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना जारी रखता है। न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा सूचीबद्ध 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने डीजीपी का चयन करें। चयनित अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना कम से कम 2 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। डीजीपी बनने के लिए 30 साल की सेवा जरूरी है। इससे पहले स्पेशल केस में भारत सरकार डीजीपी बनाने की अनुमति दे सकती है। छोटे राज्यों में आईपीएस का कैडर छोटा होता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डीजीपी के लिए 30 साल की सर्विस की जगह 25 साल कर दिया है, मगर बड़े राज्यों के लिए नहीं। नान घोटाला, पूर्व महाधिवक्ता वर्मा टुटेजा आलोक की होगी सीबीआई जांच। सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज केस एजेंसी को सौंपा। गवाहों के बयान बदलवाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला नागरिक आपूर्ति निगम केस में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज केस एजेंसी को सौंप दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा जांच के घेरे में हैं। आरोपी की नान घोटाला में अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा ने गवाहों पर दबाव बनाया, बयान भी बदलवाने का आरोप है। दरअसल 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू ने नान घोटाले में नई एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों पर प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। व्हाट्सएप ऐप चैट मिलने के बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर की गई थी। ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया है कि रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से असम्यक व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके लाभ लिया। उनका मकसद था कि सतीश चंद्र वर्मा को लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में गड़बड़ी कर सके। इसके बाद सभी मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में काम करने वाले उच्च अधिकारियों से प्रक्रियात्मक दस्तावेज और विभागीय जानकारी में बदलाव करवाया। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ दर्ज एक मामले 9/2015 में अपने पक्ष में जवाब तैयार करना, ताकि हाईकोर्ट में वे अपना पक्ष मजबूती से रख सके और उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके। ईडी की ओर से भेजे गए प्रतिवेदन के बाद एफआईआर। ईओडब्ल्यू राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने ईडी की ओर से भेजे गए प्रतिवेदन के बाद एफआईआर की थी। एफआईआर में बताया गया था कि रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक और अनिल टुटेजा पिछली सरकार में प्रभावशाली माने जाते थे। इन अधिकारियों का 2019 से लगातार सरकार के संचालन, नीति निर्धारण और अन्य कार्यों में खासा दखल था। शासन के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना और स्थानांतरण में भी उनका हस्तक्षेप होने की चर्चा थी। ईओडब्ल्यू के अनुसार तीनों ने आपराधिक साजिश करते हुए ईओडब्ल्यू में पोस्टेड बड़े अफसरों के प्रक्रियात्मक विभागीय कार्यों से संबंधित दस्तावेजों और जानकारी में बदलाव करने का प्रयास किया। वहां दर्ज नान के मामले में अपने पक्ष को हाईकोर्ट में पेश करने के लिए खुद जवाब दावा बनवाया, ताकि उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल सके। ब्यूरोक्रेसी इनके नियंत्रण में थी। ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया कि अनिल टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला शासन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गए थे और यह सरकार के सबसे शक्तिशाली अधिकारी थे। सभी महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग और ट्रांसफर में इनका सीधा हस्तक्षेप था।
एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार की सारी ब्यूरोक्रेसी इनके नियंत्रण में थी, जिसके कारण राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ अधिकारियों पर इनका नियंत्रण था। इन धाराओं के तहत FIR छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने डॉक्टर आलोक शुक्ला, अनिल टूटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7 का 8 और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195A, 167A और 120B के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। इन धाराओं के तहत तीनों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की गई है। 2 अप्रैल को ED ने EOW को भेजा पत्र। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2 अप्रैल 2024 को ACB EOW को ईमेल के जरिए छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम NAN में हुए बड़े घोटाले से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज भेजे गए थे, जिसमें ED ने अपनी जांच के दौरान जब्त डिजिटल डिवाइस से मिली जानकारी और व्हाट्सएप चैट की जानकारी भेजी थी। रायपुर में 9वीं की छात्रा से सीनियर ने किया रेप। स्कूल कैंपस में वारदात, पिता बोले लड़का पुलिस वाले का बेटा, टीचर ने नहीं लिया एक्शन। मेरी बिटिया 14 साल की है, स्कूल जाने से मना करती थी, गुमसुम रह रही है। स्कूल में टीचर से संपर्क किए तो टीचर बोली कि कुछ हुआ है, काउंसलर से बात कीजिए। जब बच्चे को काउंसलर के पास लेकर गए तो इतना कहकर छात्रा के पिता सिसक कर रोने लगे। मामला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बच्चे से हुए रेप का। निजी स्कूल में 9वीं छात्रा की कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ 11वीं कक्षा के छात्र ने ही दुष्कर्म किया। पिता का आरोप है कि लड़के के पिता पुलिस में है, जिसके कारण केस कमजोर किया गया। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद राजेंद्र नगर थाने में 501 के तहत केस दर्ज किया गया। अब नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि 11वीं छात्रा पिछले 2 महीनों से 14 साल की बच्ची को परेशान कर रहा था। छात्रा को दराज धमकाकर उसने शोषण किया है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने इसकी जानकारी टीचर को भी दी थी। स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि हमें शुक्रवार को 10:30 बजे पुलिस थाने से घटना की जानकारी मिली। छात्रा का नंबर और पता मांगा गया था। स्कूल परिसर में हुई घटना के मामले में जब मैनेजमेंट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी तरफ से लापरवाही हुई होगी। हम कमेटी बनाकर जांच करेंगे। रोते हुए पिता ने लगाए गंभीर आरोप। कहा साइकेट्रिस्ट से बातचीत में छात्रा ने बताया कि क्लासरूम से लड़का चलते चलते क्लास में बुला के ले जाता था। स्कूल में गलत काम करता था। पिछले कई महीने से ये चल रहा है। स्कूल की मैम को बताने पर वे उसी को डांट दिए। साइकेट्रिस्ट ने बताया तो यह सब पता चला, नहीं तो और कब तक कितने दिन तक शोषण होता रहता नहीं बता सकते थे। 1 साल से संपर्क में था लड़का। पिता ने आगे कहा कि बच्ची आज तक किसी से भी बात नहीं कर पा रही है। 3 से 4 महीने से तो बच्ची बता रही है, लेकिन उससे भी पुरानी घटना होगी, क्योंकि लड़का पिछले 1-1.5 साल से उसके संपर्क में था। बहाने से बुलाकर ले जाता था। स्कूल क्लासरूम जहां कैमरे नहीं लगे वहां लेकर जाता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पिता ने कहा कि केस को कमज़ोर किया गया। शाला प्रबंधन भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि पिताजी पुलिस में हैं। मैं दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूं। गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, आवेदन दिए हैं। फोन में बात हुई, आश्वासन दिए हैं। कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 2 दिन बाद फिर से पड़ेगी कपाने वाली ठंड। बंगाल में बने सिस्टम से 5 डिग्री चढ़ा पारा। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल में बने सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से अभी राहत है। नमी की वजह से कई जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान
2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इसके बाद फिर तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। समुद्र से आ रही नमी के कारण आज बस्तर संभाग के 4 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। शुक्रवार को 6 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। नमी के कारण रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। आज भी यही स्थिति रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। सोमवार, मंगलवार से मौसम साफ होने लगेगा। इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट होने पर ठंड बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश में बड़ी मात्रा में समुद्र से नमी आ रही है। नमी के कारण रात का तापमान बढ़ गया है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री अधिक रहा। दिन का पारा 30.8 डिग्री रहा, जो नॉर्मल से 2.8 डिग्री अधिक था। बिलासपुर संभाग में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना। 22 दिसंबर से बढ़ेगी कपाने वाली ठंड। रात का पारा 70 डिग्री पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज विक्षोभ के असर से आसमान में बदली छाई हुई है। संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान साफ होते ही 22 सितंबर से एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। अमरजीत भगत बोले, राहुल के लिए जान देने को तैयार। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की एंट्री पर कहा, घुसपैठियों की फोटो और सूची जारी करे सरकार। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राहुल गांधी पर अगर आंच आएगी तो हम उनके लिए जान दे देंगे, क्योंकि वे संविधान के लिए लड़ रहे हैं। भगत ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और संविधान इस देश की आत्मा है। बीजेपी की सरकार राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। संविधान निर्माता की जो अवहेलना बीजेपी ने की, उसके सम्मान के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची जारी करे सरकार। अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी अब तक बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ का केवल दावा करती रही है। अब तक वे किसी को पकड़ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है तो उनकी फ़ोटो और सूची जारी करें। हम कई बार यह कह चुके हैं कि लेकिन यह सूची जारी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की वापसी और टीएस सिंहदेव से माफ़ी को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के लिए समिति बनाने का फैसला अच्छा है। इससे किसी एक नेता की नहीं चलेगी, बल्कि समिति फैसला लेगी। अगर किसी ने भूल मान ली तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से माफ़ी मांगने को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। हमने करीब से देखा है। भगत ने कहा कि क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात।